गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है इसका हमारा टॉपिक है ओशियनिक टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार महासागरों का तापमान और लवणता वितरित है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो तापमान और लवणता को प्रभावित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती एक नीला ग्रह है जिस पर 71% भाग जो है पानी का है और ये पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी संसाधन है। इसके प्रभाव में यदि देखें तो सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। महासागरों का जलवायु पर और अन्य तत्वों पर एक व्यापक प्रभाव होता है। इसीलिए समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम महासागरों में पाए जाने वाली फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और उसके मूवमेंट से एसोसिएटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे कि दो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओशियनिक वाटर की, जो टेम्परेचर है और जो सैलिनिटी है, वो किस तरह महासागर की निर्धारित होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और वो किस तरह विश्व में धरती के ऊपर वितरित है। हम जानते हैं कि ये दोनों ही भौतिक जो विशेषताएं हैं, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ये महासागरों की गति और जीवों की जो संख्या है उसको प्रभावित करती हैं। यानी महासागर पूर्ण रूप से इन दोनों ही गतिविधियों पर, इन दोनों ही भौतिक तत्वों पर निर्भर है। महासागर जो है सदा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वो तापमान को और लवणता को, क्योंकि उनमें फ्लूइडिटी होती है, मिक्सिंग होती रहती है, जिसके कारण वो समान रूप से बटी रहती है। इसी के परिणाम स्वरूप जो है हम देखते हैं कि महासागर जो है गतिशील बने रहते हैं और धरती पर सभी जगह तापमान और लवणता को समान रूप से बांटने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि महासागर जो हैं ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा लेटिट्यूडनल हीट बैलेंस है उसको बनाए रखने में कोशिश करते हैं। ये ऊर्जा का वितरण करते हैं, जहाँ से ऊर्जा अधिक होती है उन क्षेत्रों की ओर जहाँ ऊर्जा कम होती है। इस तरह महासागर जो है, महासागर का तापमान जो है किसी भी स्थान की जलवायु को भी प्रभावित करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का कि हम देखें कि ओशियनिक टेम्परेचर किस प्रकार का है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती पर जो सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सोलर रेडिएशन है। महासागर इन कुछ तत्वों से प्रभावित होते हुए ठंडे और गर्म होते हैं। इसमें सबसे पहला है सोलर रेडिएशन। जिन लेटीट्यूड्स पे हायर सोलर रेडिएशन मिलता है वहाँ पर तापमान अधिक मिलता है और जिन पे सोलर रेडिएशन कम मिलता है महासागरों का तापमान कम होता है। इसके अतिरिक्त महासागर जो धरती से ऊष्मा निकलती है जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, जो लॉन्ग वेव्स में होती है, वो भी जो महासागर का जल का तापमान है उसको प्रभावित करती है। उसी प्रकार कन्वेक्शनल करंट्स, जो इवोपरेशन होता है वो, ये सभी मिला के महासागरों को गर्म या ठंडा करती हैं। साथ ही साथ महासागर का जो तापमान है लवणता और उसके घनत्व पे भी सीधे तौर पे प्रभावित होता है। यदि हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर आता है लेटीट्यूड। हम जानते हैं लेटीट्यूड्स पर सोलर इंक्लिनेशन, सोलर रेज का इंक्लिनेशन निर्धारित होता है। विषुवत रेखा पर जहाँ साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। वहीं वर्षा जो है वो उस ऊर्जा का काफ़ी बड़ा हिस्सा खर्च कर देती है। लेकिन जब हम मध्य अक्षांशों पर जाते हैं जहाँ वर्ष भर खुला आकाश होता है, कम वर्षा होती है जिसके कारण तापमान अधिक मिलता है। उसी प्रकार ध्रुवों पे जाने पर जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, जो सर्दी के मौसम होते हैं वहाँ पानी सदा जमा रहता है और ध्रुवीय क्षेत्रों का औसत तापमान जो है महासागरों में वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो प्रचलित पवनें भी तापमान को समान रूप से बांटने और वाटर की इंटरमिक्सिंग को प्रमोट करती हैं, जिसके कारण हम देखेंगे महासागरों में प्रचलित पवनें भी एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं तापमान के वितरण को। इसके साथ ही साथ महासागरीय धाराएं, हम जानते हैं कि महासागरों में गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की धाराएं चलती हैं। गर्म जल धारा किसी भी स्थान के तापमान को बढ़ाने में, महासागर के जल का तापमान बढ़ाने में मदद करती है, वहीं ठंडी जल धारा तापमान को गिराती है। महासागरों की स्थिति और उसके संदर्भ में यदि हम देखें तो जो हमारे स्थलीय खंड हैं, स्थलीय भाग हैं, उनकी स्थिति यदि देखें तो जो महासागर या जो सागर स्थलों से घिरे हुए हैं वहाँ का तापमान सामान्य से अधिक मिलता है।
खुले सागरों में इंटरमिक्सिंग के कारण तापमान रेगुलेटेड रहता है, नियंत्रित रहता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय मौसम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर गर्म मौसम है तो वहाँ का महासागर का जल भी सामान्य से गर्म मिलता है, और उसी प्रकार ठंडा मौसम भी महासागरीय जल को ठंडा बनाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि मौसम और महासागरों का गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। जिस प्रकार मौसम से महासागर प्रभावित होते हैं, महासागर भी बड़ी मात्रा में स्थानीय मौसम को प्रभावित करते हैं। इसके आगे यदि देखें तो महासागरों की गहराई भी तापमान को नियंत्रित करने वाला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। महासागरों को मूल रूप से 3 जोन्स में बांटा जाता है। पहला फोटिक जोन, जहां 200 मीटर तक सूर्य की किरणें सीधी पहुंच पाती हैं, जहां लाइट मिलती है, उसको फोटिक जोन कहते हैं। एफोटिक जोन वो क्षेत्र होता है जहां सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, डिफ्यूज लाइट पहुंचती है, तापमान उतना अधिक नहीं होता। और यदि तीसरा और हम बांटें तो तीसरे जोन को हम कहते हैं अबेसल प्लेन्स या अबेसल डीप्स या अबेसल जोन्स। ये वो जोन्स होते हैं जो 3000 मीटर से अधिक गहरे होते हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। यहाँ पर रोशनी के अभाव में अंधेरा रहता है और तापमान भी व्यापक रूप से कम मिलता है। यदि हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जिसमें हमें फोटिक जोन और अफोटिक जोन की नॉलेज होनी चाहिए, हम महासागर को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहली तो उसकी सरफेस जोन होती है जहाँ सूर्य का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई मिड लेटीट्यूड में है, सूर्य की अधिक रोशनी मिलती है, अधिक ऊष्मा मिलती है, तो वो अधिक गर्म होता है। इस तरह फोटिक जोन्स जो क्षेत्र में जहाँ पर खुला आकाश मिलता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वहाँ अधिक गर्म होता है। थर्मोक्लाइन वो एरिया होता है जहाँ पर ओशनिक टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होता है। और डीप सी फिर एक वो ऐसा स्टेबल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर सूर्य की रोशनी के अभाव में अंधेरा रहता है और तापमान काफ़ी कम होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य है, ये ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि ऊपर जो ओवरलाइंग सरफेसेस हैं वाटर की, जिसके कारण डीप जोन में काफ़ी प्रेशर होता है। वाटर का प्रेशर बहुत अधिक होने के कारण जो टेम्परेचर है वो कम होते हुए भी पानी जमता नहीं। तो इस तरह आपके सामने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई है। सरफेस जोन, थर्मोक्लाइन एंड डीप ओशंस का टेम्परेचर किस तरह चेंज होता है। यदि एक उदाहरण के तौर पे देखें, यदि किसी ओशन सरफेस का टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है, थर्मोक्लाइन में वो रैपिडली डिक्लाइन होता है और डिक्लाइन होते होते डीप सी तक वो 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। उसी तरह राइट हैंड साइड वाले फिगर में आपके पास फोटिक जोन, अफोटिक जोन और अबेसल जोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, जो अपने आप में तापमान के निर्णायक तत्व हैं। तापमान जो है वो हर जगह समान रूप से नहीं गिरता है। जैसा मैंने पीछे भी डिस्क्रिप्शन में बताया कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ दोनों में अलग अलग तरह की रिलेशनशिप है। उष्णकटिबंधीय सरफेसिस पे महासागरों का तापमान अधिक होता है और नीचे जाने पे तापमान जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ध्रुवों पे इसके विपरीत, महासागरों के सरफेस का तापमान कम होता है, नीचे जाने पे तापमान अधिक हो जाता है। यही कारण है कि ध्रुवों पे अधिक ठंड पड़ने के कारण, महासागर जमे होने के कारण भी महासागरीय जल में जो नीचे का पानी है वहाँ जीवन संभव हो पाता है। इस तरह यदि हम देखें तो विषुवतरेखीय प्रदेश जो हैं वहाँ पर सरफेस का टेम्परेचर अधिक और नीचे का कम होता है, और इसके ठीक विपरीत ध्रुवों में सरफेस का टेम्परेचर कम और नीचे का अधिक मिलता है। उच्च अक्षांशों पर जो महासागर हैं, जो घिरे हुए हैं पानी ज़मीन से, वहाँ का तापमान में विषमता मिलती है, और उसी प्रकार जो घिरे हुए सागर हैं उनका औसत तापमान सामान्य से अधिक होता है। यदि हम तापमान के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पे अक्षांशों का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाते हैं, विषुवत रेखा पे तापमान सामान्य मिलता है। जैसे जैसे हम मध्य अक्षांशों पर जाते हैं जहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है, खुला आकाश होता है, अधिक तापमान होता है, और ध्रुवों पे जाने पर तापमान में कमी आती है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो पवनों की दिशा, समुद्र की धाराएं, सागर का खुला या बंद होना भी ऐसे तत्व हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह यदि हम अटलांटिक ओशन का एक उदाहरण लें, जहाँ पर समताप रेखाएं जो महासागर के तापमान को दिखाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, वो गर्म और ठंडी जल धाराओं के प्रभाव से भी प्रभावित होती हैं। तो
कहने का अभिप्राय ये है कि जो खुले सागर हैं या घिरे सागर हैं, जहाँ पर मिक्सिंग होती है या मिक्सिंग नहीं होती, दोनों ही क्षेत्रों में जो तापमान है वो सामान्य से अलग मिलता है। तापमान का जो क्षैतिजीय वितरण है वो सूर्य का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब सूर्य उत्तरायण में होता है या दक्षिणायन में होता है तो तापमान की जो परिस्थितियाँ हैं सूर्य की स्थिति के कारण बदल जाती हैं। अब आपके सामने सरफेस पैटर्न दिखाया गया है कि ओशंस का किस तरह से है। ये सारी जो आइसोथर्म लाइंस हैं ये लेटीट्यूड के पैरेलल चल रही हैं, जिससे ये प्रभाव पता चलता है कि लेटीट्यूड्स का टेम्परेचर पर, ओशनिक टेम्परेचर पर बहुत अधिक प्रभाव है। इक्वेटर से जैसे जैसे मिड लेटीट्यूड्स की तरफ जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर इक्वेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है। अधिकतम ओशनिक तापमान जो है मिड लेटीट्यूड्स में ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे साफ आकाश होता है और वर्षा कम होती है, जिसके कारण तापमान अधिक बना रहता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तापमान कम होता जाता है और इवन 0 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि जो नॉर्दर्न ओशंस हैं, नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर ओशनिक टेम्परेचर में लैंड और सी के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण जो हमारी आइसोथर्म लाइंस हैं वो बहुत डिविएट होती हैं, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में इनका रेगुलर पैटर्न है। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें इस सेक्शन में देखनी है वो है सैलिनिटी। सैलिनिटी आप जानते हैं कि महासागरों में बहुत नमक है और ये सारा नमक नदियों द्वारा थोड़ा थोड़ा करके लाया गया है, जिसके कारण आज महासागरों में लाखों टन नमक इकट्ठा हो गया है। महासागरों की लवणता को हम प्रति 1000 ग्राम में कितना नमक है उस रूप में परिभाषित करते हैं। ये खास तौर से ग्राम्स ऑफ साल्ट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अनुपात के रूप में दिखाया जाता है, जिसको परसेंटेज से थोड़े अलग चिन्ह के माध्यम से दिखाया जाता है। जिस तरह प्रतिशत 100 को रिप्रेजेंट करती है सैलिनिटी का ये सिंबल, जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ये 1000 को प्रदर्शित करता है। महासागरों की जो लवणता है वो उसकी गति की, धाराओं की दिशा की, जल के घनत्व की और जीव जंतुओं के प्रकार को प्रभावित करती है। इसलिए ओशनोग्राफी में हमारे अध्ययन का एक मूल आधार होती है। हम व्यवस्थित रूप में सैलिनिटी को भी स्टडी करते हैं। अब महासागरों में जो सैलिनिटी आती कहाँ से है, तो यदि उसकी बात करें तो महासागरों की जितनी भी सैलिनिटी है वो सारी की सारी नदियों द्वारा लाई गई है, क्योंकि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। महासागर में मिलने से पहले नदियाँ बड़ी मात्रा में स्थलीय भाग से नमक को घोल के अपने अंदर लाती हैं और समय समय पर वो उसमें जमा करती रहती हैं, और आप देखेंगे ओवर टाइम वो सैलिनिटी काफ़ी हाई हो जाती है। सागरों की लवणता इस बात पे भी निर्भर करती है कि वाष्पीकरण की दर कितनी है। जिन स्थानों पे वाष्पीकरण अधिक होता है, साफ जल कम आता है, वहाँ पर जो सैलिनिटी है वो हाई मिलती है। इस तरह वाष्पीकरण और शुद्ध जल की जो आपूर्ति है वो भी सैलिनिटी को सीधे तौर पे प्रभावित करती है। हमारे महासागरों में ये विभिन्न प्रकार के नमक मिलते हैं। अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये कुछ ऐसे बड़े प्रोपोर्शन में मिलने वाले साल्ट हैं। आप सबसे अधिक यदि साल्ट की बात करें, जो एग्जाम से भी कई बार पूछा जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सामान्य खाने का नमक कहते हैं, जो लगभग 78% के रूप में मिलता है। हमारे महासागरों की औसत लवणता 35 पार्ट्स पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, यानी 35 ग्राम नमक मिलता है प्रति 1000 ग्राम पानी में। ये जो लवणता है ये धरती पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों, महासागरों की मूवमेंट, सभी चीज़ों को प्रभावित करती है। इसीलिए हम इसको अध्ययन का मूल केंद्र मानते हैं और व्यवस्थित इसका अध्ययन करते हैं। अब यदि हम फैक्टर्स की देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी को गवर्न करते हैं, तो उसमें वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण की दर, नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, समुद्री जीव जंतु, पवनें और धाराएं, और इसी प्रकार महासागरों का खुला या घिरा होना निर्धारित करता है कि लवणता किस प्रकार की होगी। महासागरों की लवणता में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के यदि पर्सपेक्टिव में बात करें तो कोई जनरलाइज नहीं नियम है कि किस प्रकार की लवणता मिलेगी। यदि हम विषुवत रेखा पे देखें, जहाँ अधिक वर्षा होती है तो वहाँ सतह पर कम लवणता मिलती है, नीचे जाने पर लवणता बढ़ती जाती है। उसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ के पिघलने से साफ पानी आता है, जिसके कारण धरातल पे जो सरफेस एरिया है वहाँ पे लवणता कम मिलती है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं लवणता बढ़ती जाती है।
जो सबसे विशेष बात ध्यान देने की ये है कि जो मध्य अक्षांश हैं, जहाँ वाष्पीकरण की गति अधिक है, कम वर्षा होती है, यहाँ पर सरफेस के ऊपर जो लवणता है वो अधिक मिलती है और नीचे जाने पे लवणता आंशिक रूप से कम हो जाती है। लवणता के आधार पे भी हम महासागर को 3 परतों में विभाजित करते हैं। जिस तरह हमने तापमान के आधार पे 3 परतों में विभाजित किया था, उसी तरह तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तो सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया पे जो सैलिनिटी है वो रिलेटिवली 35 है, 35.5 ग्राम्स है, जो हायर वर्ड है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं सैलिनिटी कम हो रही है। हेलोक्लाइन वो एरिया है जहाँ सैलिनिटी जो है रैपिडली डिक्लाइन हो रही है, और बॉटम एरिया पे जाके सैलिनिटी फिर स्टेबलाइज होती जा रही है। यदि हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि विषुवत रेखा से जैसे उत्तर और दक्षिण जाते हैं, यदि मध्य अक्षांशों को छोड़ दें तो वहाँ पर तापमान जो सैलिनिटी है वो कम होती जाती है, लेकिन मध्य अक्षांशों पे जहाँ पे साफ जो आकाश है वो होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वर्षा कम होती है, लवणता जो है अधिक मिलती है। इसी प्रकार आंशिक रूप से जो घिरे हुए क्षेत्र हैं, सागर हैं, वहाँ पर भी लवणता अधिक मिलती है, क्योंकि वहाँ वाटर मिक्स नहीं होता है, सम्मिश्रण के अभाव में लवणता अधिक मिलती है। महासागरों की जो लवणता है उसको हम आइसोहेलाइन लाइन से दिखाते हैं। ये वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो महासागरों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाती हैं, जिसको देखने से साफ पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में साफ जल की आपूर्ति अधिक है, जैसे विषुवत रेखा या जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर लवणता कम मिलती है, और वहीं मध्य अक्षांशों में जहाँ वाष्पीकरण अधिक है, वर्षा कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, वहाँ पर सैलिनिटी अधिक मिलती है। तो ये आपके सामने फिर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया ओशिनिक सैलिनिटी का। आइसोहेलाइन लाइंस खींची हुई हैं। आपको एक बार दोबारा बताऊं कि ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो मानचित्र पर महासागरों के अंदर समान लवणता वाले स्थानों को मिलाती है, और आपके सामने जो फिगर लिखा है ये लवणता के प्रोपोर्शन को दिखाता है कि प्रति 1000 ग्राम जल में कितना नमक है। तो आप पाएंगे कि इक्वेटर के आसपास लवणता कम मिलती है, उसी तरह ध्रुवों के ऊपर भी लवणता कम है, मध्य अक्षांशों में लवणता अधिक है। आप देख सकते हैं सारगोसा सी में 37 है, उसी तरह जो हमारा अरेबियन सी है वहाँ 36 है। तो जो जो इनक्लोज्ड सी हैं वहाँ पर सैलिनिटी अधिक मिलती है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर और विषुवत रेखा पे सैलिनिटी का जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है। अब यदि हम वैश्विक स्तर पे देखें तो मूल रूप से घिरे और जो हमारे इनक्लोज सी हैं वहाँ लवणता अधिक मिलती है। मध्य अक्षांशों में वाष्पीकरण के कारण लवणता अधिक मिलने की अधिक संभावना होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि विश्व में जहाँ सबसे अधिक लवणता मिलती है वो सभी क्षेत्र मध्य अक्षांशों में हैं, जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक है, वर्षा कम है। यहाँ पे तुर्की में स्थित लेक वोन में 330 ग्राम नमक मिलता है प्रति 1000 ग्राम पानी में। उसी तरह डेड सी में 238, और यूएसए में स्थित ग्रेट साल्ट लेक में 220 ग्राम्स ऑफ साल्ट मिलता है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। इस प्रकार हम देखें तो महासागरों की जो लवणता है वो उसकी स्थिति, वाष्पीकरण की दर, वर्षा की मात्रा और शुद्ध जल के आने की जो गति है उस पर निर्भर करती है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ओशंस की। तो इस तरह बच्चों हमने इस चैप्टर में ओशनिक टेम्परेचर एंड ओशनिक सैलिनिटी जो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने पढ़ा। हमने देखा कि किस प्रकार तापमान प्रभावित होता है महासागरों का, और साथ ही साथ हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। इसी सेगमेंट में हमने देखा कि ओशनिक सैलिनिटी क्या होता है, कौन कौन से प्रोमिनेंट साल्ट्स मिलते हैं, और किस तरह वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, आपको इन प्रश्नों का व्यवस्थित उत्तर लिखना है। आपके एग्ज़ाम्स में इस सेगमेंट से ज़रूर 1-2 प्रश्न आते हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना है, व्यवस्थित आंसर लिखना है, जिससे आप अधिक से अधिक अंक ले पाएँ। आपको प्रैक्टिस के लिए ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को देखें तो पहला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ओशन एंड लैंड ऑन अर्थ सरफेस। आपको बताना है महासागर और सागर का क्या प्रोपोर्शन है। साथ ही साथ आपको बताना है कि ओशंस जो हैं क्या रोल प्ले करते हैं जलवायु के निर्धारण में। उसी तरह आपको बताना है कि खुले और बंद जो सागर हैं वहाँ पे तापमान का कैसा संबंध रहता है। चौथे प्रश्न में आपको बताना है कि ओशनिक सैलिनिटी का एवरेज क्या है वर्ल्ड लेवल पे। और पांचवें प्रश्न में आपको बताना है कि सबसे अधिक साल्ट कौन सा मिलता है।
जहाँ तक बड़े प्रश्नों की बात है, आपको बताना है कि महासागरीय लवणता क्या होती है, इसके वितरण और इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारणों की आपको वर्णन करना है, और अंत में आपको करना है महासागर में तापमान को रेगुलेट करने वाले कारकों का और उसके विश्व वितरण को आपको दिखाना है। तो इस तरह बच्चों ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जो प्रश्नों में पूछे गए हैं, ये हमने पीछे लेक्चर में देखे हैं। आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें, पढ़ें और कोशिश करें कि सही से अच्छे से आंसर लिखा जाए, विथ डायग्राम्स बनाए जाए। तो बच्चों ये था आज का सेशन, आज के लिए इतना ही। आपके यदि कोई प्रश्न है, कोई सुझाव हैं, तो आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।